अगर आप यह समझना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी कंपनी में किन-किन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए और क्या-क्या देखना चाहिए किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करने से पहले और किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है। इस चैनल पर हम फाइनेंस को आसान भाषा में समझते हैं। मकसद हमारा यहाँ इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, आपको एक मार्केट की ऐसी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना है कि आप कोई भी डिसीजन ले स्टॉक मार्केट में तो आपको यह समझो कि आप वह स्टॉक को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसमें कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड है और हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आना चाहिए, जैसे एक सफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर या हाईली एजुकेटेड इन्वेस्टर डिसीजन लेता है। मेरा फोकस बेसिकली एक रिटेल इन्वेस्टर, एक छोटे इन्वेस्टर्स में है जो इंडिया के कोने कोने से इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में। एक सर्वे के मुताबिक इंडिया में 99.85% पिन कोड के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में। अप्रोक्सीमेटली 20 करोड़ से ज्यादा डीमेट है, 4 से 5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और ट्रेड करते हैं मार्केट में। इसलिए यह मार्केट अभी भी कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री लाइक यूएसए, चाइना, जापान, यूके से बहुत कम है। अभी भी हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी कंपेयर टू हमारे जीडीपी ओनली 20-30% है, वो भी बहुत ही कम है। आने वाले समय में स्टॉक मार्केट में बहुत ही तेजी से यंग इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिना समझे स्टॉक मार्केट में फाइनेंस को समझने के लिए एक सोफिस्टिकेशन की जरूरत होती है, एक नॉलेज की जरूरत होती है, जिससे कि आप फाइनेंस फाइनेंस के टर्म को समझ सकें, स्टॉक मार्केट के टर्म को समझ सकें। इसलिए आपको नॉलेज होना और उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही जगह से मिल जाएगी, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, विदाउट आपको समझे बिना आप उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर सकते, उससे रिजल्ट नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको डेली बेसिस में अगर 15 से 20 मिनट का भी टाइम देते हैं और वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि आपको फाइनेंशियल टर्म को कितना इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। मकसद मेरा इंडिया के हर छोटे इन्वेस्टर्स को नॉलेज प्रोवाइड करना है, स्टॉक मार्केट में एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर की तरह वह भी डिसीजन ले सके और इन्वेस्टमेंट कर सके और अपने रिस्क एवं रिवॉर्ड को समझ सके। सो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है कंपनी एनालिसिस। आज हमने ओनली फ्रेमवर्क डिस्कस करूंगा, ऑल फ्रेमवर्क क्या क्या इंपॉर्टेंट है, फिर एक एक फ्रेमवर्क को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और डिस्कस करेंगे और प्रॉपर कि इनको आप कैसे एनालाइज करें जब आप कोई कंपनी सेलेक्ट करती हैं। सबसे पहले पहला फ्लो होता है बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी भी कंपनी में इंडिया के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी वर्ल्ड की कंपनी में, तो आपको सबसे पहले उसकी बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसका मतलब वह कंपनी करती क्या है, क्या उसका बिजनेस क्या है, उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसका प्रॉफिट कहाँ से आता है। सेकंड, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, वह किस इंडस्ट्री में बिजनेस कर रही है, उसका बेसिकली कंपटीटर कौन सा है, उसके फाइनेंशियल कैसे है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, एडवांटेज क्या है कंपनी की, कंपनी में मार्केट शेयर कैसा है, फिर वैल्यूएशन क्या है, रिस्क क्या है और उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है। इतने टर्म को आपको समझना पड़ेगा अगर आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलूं एचडीएफसी बैंक या रिलायंस। अगर आपको लगता है कि आप एचडीएफसी बैंक के पूरे बिजनेस को समझते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। एचडीएफसी बैंक के मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उसको आपको अच्छे तरीके से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलायंस, ऐसे आपको लगता है कि आप रिलायंस के बिजनेस को समझते हैं, लेकिन उसके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। रिलायंस एक कॉन्ग्लोमरेट है, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बिजनेस मॉडल क्या है, इंडस्ट्री टाइप्स, कंपटीटर कौन कौन सी है, फाइनेंशियल कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, एडवांटेज कैसा है, मार्केट शेयर कैसा है, वैल्यूएशन कैसा है। वैल्यूएशन आप ना भी इतना अंडरस्टैंडिंग कर लेकिन अगर आप प्रॉपर इन चीजों को समझते हैं और वैल्यूएशन आप नॉर्मली एजम्पशंस के थ्रू, मार्केट के ट्रेंड के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्वालिटी कंपनियों में, तो आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। रिस्क क्या है और फ्यूचर ग्रोथ क्या है कंपनी की। एक बहुत बड़े महान इन्वेस्टर्स ने कहा है, ए ग्रेट कंपनी इज नॉट ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट इफ यू पे टू मच मनी फॉर द स्टॉक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रिलायंस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, एचडीएफसी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको उसका वैल्यूएशन, उसका बिजनेस मॉडल पता होना बहुत ही जरूरी है। अब आपको उसकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, आप किन किन टर्म से बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होती है, कंपनी क्या कर रही है, व्हाट कंपनी डज,
कंपनी का रेवेन्यू का सोर्स क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है, कंपनी बनाती क्या है, जैसे एफएमसीजी में एचयूएल है, क्या प्रोडक्ट है उसके, ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके टारगेट कस्टमर्स कौन कौन से हैं, हर कंपनी के टारगेट कस्टमर अलग अलग होते हैं। जैसे आईफोन है, वह प्रीमियम कस्टमर को टारगेट करता है, लेकिन वही सैमसंग है, लो इनकम कस्टमर को भी टारगेट करता है, मतलब मिडिल क्लास या पुअर क्लास भी सैमसंग के मोबाइल ले सकती है, क्योंकि इसकी रेंज 10 से 1 लाख रुपीज तक और आईफोन की स्टार्टिंग रेंज 60,000 से है। सो कस्टमर किस तरीके से टारगेट करता है, कंपनी कौन से कस्टमर को टारगेट कर रही है, क्योंकि ये दोनों इंडिया की कंपनी नहीं है, आईफोन यूएसए, सैमसंग इन साउथ कोरिया कंपनी, लेकिन जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको समझाया है। सेकंड, बिजनेस मॉडल क्या है। मैं आज आपको बेसिक व्यू दे रहा हूं कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन चीजों को ध्यान में देना चाहिए और क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है। इसमें हमें मैं मल्टीपल वीडियो आएंगे, लगभग 30 to 40 वीडियो में पूरा हम फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे कंपनी के बारे में। इसमें बिजनेस मॉडल में हम समझते हैं कि कंपनी कैसे पैसे बनाती है, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है कंपनी की, कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी कितने रुपए में प्रोडक्ट का खर्च है, कितना प्रॉफिट है, जिसे प्रॉफिट मार्जिन बोलते हैं, स्केलेबिलिटी कैसी है कंपनी की, कंपनी किस ग्रोथ में है, अभी स्टार्टिंग फेज में है कि मैच्योर है कि डिक्लाइन फेज में है, बिजनेस साइकिल क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। इंडस्ट्री का एनालिसिस करेंगे कि कंपनी किस इंडस्ट्रियल टाइप में है, साइक्लिकल है कि डिफेंसिव इंडस्ट्री है। सिक्लिकल इंडस्ट्री वो होती है जो पर्टिकुलर एक सिक्लिकल में वर्क काम होता है, डिफेंसिव ये होती है जो दोनों पूरे साइकिल में वर्क होता है। ग्रोथ क्या है कंपनी का, ग्रोथ अभी कंपनी किस किस परसेंट से ग्रो कर रही है। अगर कंपनी 10 से 12% में ग्रो कर रही है तो हमें इजिली 12 से 15% के रिटर्न मिल सकता है। इसके डिमांड ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, रेगुलेशन का कितना इम्पैक्ट है कंपनी में, ईएसजी कंसिडरेशन कितना है, ये भी हम डिटेल में समझेंगे। यह एक बहुत बड़ा टॉपिक है। फिर हम उसके कंपटीटर एनालिसिस करेंगे कि उसके कंपटीटर कौन कौन से हैं, टॉप कंपटीटर कौन से हैं, मार्केट शेयर कितना है मार्केट में, मार्केट पोजिशनिंग कंपनी की कैसी है, स्ट्रेंथ एवं वीकनेसेस क्या है कंपनी के, क्या कैसा कंपनी के प्रोडक्ट में स्ट्रेंथ है जो मार्केट में आगे चल के ग्रो करेगी, वीकनेस क्या है जिससे कंपनी का बिजनेस आने वाले समय में डाउन हो सकता है। आप इस समय देख रहे हैं आईटी बिजनेस में एआई की वजह से आईटी बिजनेस काफी डिस्ट्रप्शन आया है, विशेषकर क्लॉड, चैट जीपीटी, जिनका मार्केट शेयर बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। पिछले 6 महीने में आईटी शेयर अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% डाउन हो चुके हैं। इन्फोसिस का शेयर लगभग 15 साल के एवरेज प्राइस से बिलो है, 15 के पी पे ट्रेड कर रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली 22 से 25 के पी पे ट्रेड करता था। पी क्या होता है उसको भी हम फंडामेंटल एनालिसिस में डिटेल में समझेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस में रेवेन्यू ग्रोथ क्या है कंपनी की वो समझते हैं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, कंपनी अगर 100 रुपए का सेल्स कर रही है तो उसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है, 20% है, 10% है, 20 रुपए का प्रॉफिट बना रही है, 10 रुपए का प्रॉफिट बना रही है, तो यह हम प्रॉफिट मार्जिन के थ्रू समझेंगे। आरओई क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना रिटर्न कंपनी दे रही है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। आरओसी क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कंपनी ने कैपिटल लगा के रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना रिटर्न बना रही है। कंपनी ने अगर 100 रुपए के एसेट खरीदे हैं तो उसमें किसका कितना रिटर्न बन रहा, 10 रुपए बन रहा, 5 रुपए बन रहा, ये हम अच्छे तरीके से समझेंगे। इसी के अकॉर्डिंग उसका बिजनेस ग्रो होगा। हम कंपनी का डेट लेवल समझेगी, कंपनी कितना डेट ले रखी है, अगर हायर डेट है, 2 से एबव डेट है तो कंपनी कहीं ना कहीं डिफॉल्ट कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी में काफी रिस्क होता है। तो हम डेट को भी अच्छे तरीके से समझेंगे कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है, कितने परसेंट का कंपनी ने डेट ले रखा है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट क्वालिटी, प्रमोटर होल्डिंग कैसी है, प्रमोटर्स कौन है कंपनी के, प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड क्या ऐसा है, वो कितने साल से उस बिजनेस में है और उनका क्या उसमें क्वालिफिकेशन लेवल है। कंपनी का कैपिटल एलोकेशन कहता है कैसा है, कितना परसेंट इक्विटी में है, कितना परसेंट डेट में है, कंपनी किस तरीके से मार्जिन वगैरह बना रही है। कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, कंपनी का बोर्ड में कितने मेंबर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसे हैं, कंपनी किस तरीके से बोर्ड मेंबर्स मैनेज कर रहे हैं कंपनी को, सीईओ की सैलरी क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट क्वालिटी को समझने के लिए। तभी आप एक अच्छी कंपनी चुन सकते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपिटेटिव एडवांटेज, कंपनी का मोट क्या है, मोट का मतलब होता है कि ऐसा क्या है कि जो अनादर कंपनी नहीं कर सकती, कंपनी ने ऐसा क्या। मोट का वैसे हिंदी मीनिंग होता है चारों तरफ से एक बांध क्रिएट कर देना या कि खाई क्रिएट कर देना कि कोई भी अगर एंट्री करेगा तो उसमें गिर जाएगा।
वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगा। सेम मीनिंग होती है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, कंपनी टेक में ऐसा क्या कर रही है, कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्या कंपनी सबसे कम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना रही है, क्या कंपनी की टेक्नोलॉजी सबसे हाई क्वालिटी की है, क्या कंपनी की ब्रांड वैल्यू कैसे है। जैसे लुई विटॉन है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है, इनकी एक ब्रांड वैल्यू है। कंपनी ने क्या एंट्री बैरियर्स खरीद रखे हैं, जैसे कि इंडियन कंपनी में भी लीजिए, मारुति एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर रखा अपना, लो लो प्राइस के कार पर, काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू है। महिंद्रा एंड महिंद्रा है, टाटा मोटर्स है। कस्टमर स्टिकनेस कितनी है, कस्टमर के ट्रस्ट कितना है कि कंपनी उस कंपनी के प्रोडक्ट को इतना आसानी से स्विच नहीं कर रहा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा आप कस्टमर के प्रति लॉयल्टी क्रिएट करते हो, उतना लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेन करती है, क्योंकि कंपनी कस्टमर होता है आपके प्रोडक्ट के प्रति लॉयल होता है। तो ये भी देखना बहुत ही जरूरी है। यह एक मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है कि कंपनी का शेयर्स कितना है पूरे मार्केट में। अगर 100% का मार्केट है तो कंपनी का 20% का शेयर है कि 30% का शेयर है, क्योंकि बेसिकली जो मार्केट होता है वो 4 प्रकार का होता है। आने वाले में समय में डिस्कस करूंगा। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। ये 4 प्रकार के मार्केट होते हैं। कंपनी किस मार्केट में ऑपरेट कर रही है उसको बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का मार्केट शेयर कैसा है, कंपनी इंडस्ट्री में लीडर है क्या या फॉलोवर्स है, उसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एफएमसीजी में एचयूएल मार्केट लीडर है, आईटीसी है, आईटीसी टबैको के बिजनेस में मार्केट लीडर है। ग्रोथ पोटेंशियल कितना है कंपनी में आने वाले समय में। अगर कंपनी 20 to 30% से ग्रो कर रही है तो निश्चित रूप से स्टार्टिंग बिजनेस है कंपनी, स्टार्टिंग में वो शेयर भी लगभग 30 से 35-40% तक भी ग्रो कर सकता है। इसलिए यह चीजें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी हार्ड मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फिर हम वैल्यूएशन के टर्म को समझेंगे। पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी कितने की मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, हमें कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए हम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितने टाइम्स। प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, कंपनी के एसेट के अकॉर्डिंग उसकी कितनी वैल्यू है। डीसीएफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, लेकिन यह थोड़ा टिपिकल है। लेकिन अगर आप बेसिक्स भी समझेंगे तो आप इसके को भी समझ सकते हैं। लास्ट में कंपनी ओवर वैल्यूड है कि अंडर वैल्यूड है। ओवर वैल्यू का मतलब डीसीएफ वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि शेयर का एक्चुअल प्राइस कितना है करंट में। अगर शेयर मार्केट में 1000 रुपए में ट्रेड हो रहा और करंट में उसकी वैल्यू आ रही है 500 रुपए, मतलब काफी हाई प्रीमियम में ट्रेड कर रहा, लेकिन करंट में 1000 रुपए का शेयर चल रहा है और उसकी मार्केट वैल्यू आ रही 1500 रुपए, तो वह अंडर वैल्यू है। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिस्क फैक्टर। डेट में कितना रिस्क है, कंपनी ने कितना डेट ले रखा है, इंडस्ट्री में कितने रिस्की है, किस कौन नए कंपटीटर कितना जल्दी कंपनी में आ सकते हैं और कंपनी के प्रॉफिट को खा सकते हैं, ये भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटरी कितना रिस्क है और कंपनी का एग्जीक्यूशन कितना रिस्क है, क्योंकि एग्जीक्यूशन भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। जैसे कि आप समझें डिफेंस कंपनियों के पास ऑर्डर बुक बहुत ही ज्यादा होती है, गवर्नमेंट कंपनियों के पास ऐसे ही ऑर्डर बुक बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें एग्जीक्यूशन रिस्क होता है, क्योंकि वह एग्जीक्यूट इतना स्पीड से नहीं कर पाते जितना कि प्राइवेट कंपनियां कर पाती हैं। और कंपनी का लास्ट फ्यूचर ग्रोथ एक्सपांशन प्लान क्या है, कंपनी के न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन से लॉन्च करने के है, और इंडस्ट्री टेलविंड क्या है। टेलविंड का मतलब होता है आने वाले समय में इंडस्ट्री की क्या अपॉर्चुनिटीज है, ग्रोइंग इंडस्ट्री है कि एक मेच्योर इंडस्ट्री हो चुकी है, तो ये भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे इस समय रिन्यूएबल एनर्जी काफी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डेटा सेंटर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो ये भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर सेक्टर एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। फाइनल आप डिसीजन लेंगे कि बाई करें शेयर को, होल्ड करें या अवॉइड करें और इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो आज की इस वीडियो में हमने समझा है कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में देना चाहिए और किन किन तरीकों से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यह एक बेसिक इंट्रो वीडियो है, एक एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप ओनली वीडियो मेरा देखें और आप अच्छे तरीके से स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस समझ सके। इतना बहुत ही बड़ा काम नहीं है स्टॉक एनालाइज करना, एक तरीके से बहुत ही बड़ा काम है, और अगर आप सीखते हैं तो यह बहुत ही नामुमकिन वाली बात नहीं है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना, कंपनी को एनालाइज करना सीख सकता है। आप अगर बेसिक स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप कंपनी को एनालाइज करना सीख जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो और मैंने वही वैल्यू ऐड करी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।